नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल जीएस अड्डा विद पीसी और मैं आपका जीएस मेंटर प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल जीएस अड्डा विद पीसी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और डियर फ्रेंड्स, आज एक बार फिर से आपके सामने प्रेजेंट हूं एनसीईआरटी साइंस के में फिजिक्स भौतिक विज्ञान के पार्ट 14 के 2 पार्ट को लेकर। जो पिछले फर्स्ट पार्ट में अपन ने जाना था कि विद्युत धारा क्या होती है, किस तरह से चुंबकीय भांति व्यवहार करती है। आज अपन जानेंगे उसका विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके रिलेटेड जितने भी उनके मात्रक हैं, इसके अलावा परिनालिका पर, वृत्ताकार लूप पर, इसके अलावा अन्य जो कुंडली होती है उनके ऊपर क्या इसका इफेक्ट होता है, उन सब के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को विद बेल आइकन बटन अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितनी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपने जीएस नॉलेज को गेन कर सकें। तो अपन बढ़ते हैं और वीडियो को अंत तक पूरा वॉच कीजिएगा, जिससे आप अपने को परख पाएंगे कि आपके सामने जो कंटेंट प्रस्तुत किया गया है वो आपको कितना कुछ उसमें आपको याद है। तो बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर और सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका क्या इफेक्ट होता है। तो अगर कोई एक धारावाही चालक होता है और वो धारावाही चालक तार से जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी जो दिशा होती है वो हमेशा उसमें जो धारा प्रवाहित होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक धारावाही चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जो विद्युत धारा होती है उसकी दिशा हमेशा उसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, और चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता की अपन बात करें तो चालक में प्रवाहित धारा की हमेशा क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी कि दोनों का जो अनुपात होता है वो हमेशा सेम कंडीशन में होता है, समान होता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट अपन बात करते हैं दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम की कि दक्षिण दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम क्या कहता है। तो दक्षिण हस्त, देखो नाम से इस पर दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम यानी कि अंगूठे का नियम। तो इसको अपन जाने के लिए अपने एक सीधा सा अपने सामने प्रयोग, जैसे अपने सामने ये मैंने एक पेन पकड़ रखा है, ठीक है। तो पेन का जो ऊपरी जो नोक का हिस्सा है वो किसकी ओर है, अंगूठे की दिशा में है। तो जी अंगूठे की जो दिशा होती है वो हमेशा उस चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को शो करती है, जबकि ये मुड़ी हुई अंगुलियां होती हैं ये हमेशा उसमें उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। और यही नियम क्या कहलाता है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहलाता है। ओके, तो इसकी डेफिनेशन कैसे कहेंगे, यदि हमारे दाएं हाथ का अंगूठा वो होता है कि हमेशा चालक में धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है, और अगर उसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है वो अंगुलियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उसे क्या कहेंगे, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहते हैं। ओके फ्रेंड, आई होप सो आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं किसी धारावाही वर्ताकार पास के कारण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। तो किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उससे दूरी के व्युत्क्रम के ऊपर डिपेंड करता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक धारावाही चालक है और उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो उससे जितनी दूरी पर होता है उस दूरी के व्युत्क्रम के ऊपर डिपेंड करता है। इसी प्रकार अगर किसी धारावाही चालक के पास के प्रत्येक बिंदु की अपन बात करें तो उसके प्रत्येक बिंदु पर उसके चारों ओर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको निरूपित करने वाले जो संकेंद्रीय वृत्त होते हैं उनकी साइज तार से दूर जाने पर निरंतर क्या होती जाती है, बड़ी होती जाती है। ओके, वह पास के केंद्र की अपन बात करें तो केंद्र पर हमेशा किसके रूप में, एक सरल रेखाओं के रूप में हमें प्रतीत होने लगती है, और तार का प्रत्येक भाग होता है वो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है, तथा पास के भीतर रखी सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में दिखाई देती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो उस तार से जो वर्ताकार पास है, वर्ताकार जो संकेंद्रित वृत्त उनकी साइज में क्या होता है, इंक्रीजमेंट होता है। धीरे धीरे उनकी जो साइज होती है वो निरंतर क्या होती जाती है, बड़ी होती जाती है। और उसके पास के जो वर्ताकार पास उसके केंद्र की बात करें तो वहां पर जाकर क्या करते हैं, हमेशा सरल रेखाओं के रूप में प्रतीत होने लगती है, जो हमेशा तार के प्रत्येक भाग में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो रेखाओं के रूप में अपना योगदान प्रस्तुत करता है। ओके, तथा बात करें इसके पास के भीतर जितने भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो हमेशा एक ही दिशा के अंतर्गत अपनी स्थिति को प्रदर्शित करती हैं। ओके, यदि बात करें अगर ये वृत्ताकार जो पास होता है उसमें अगर उसके फेरों की संख्या को अगर यदि n गुना बढ़ा दिया जाए, n गुना कर दिया जाए तो उसके अंतर्गत जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी प्रबलता भी क्या हो जाएगी, n गुना इंक्रीज हो जाएगी। ओके फिर, तो आई होप सो आप अच्छे समझ पाए होंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं परिनालिका के बारे में कि परिनालिका में विद्युत जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका क्या इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि परिनालिका क्या चीज होती है। तो देखो, परि और नालिका यानी कि नलिका के चारों ओर,
कहने का मतलब यानी कि कोई भी अगर विद्युत धुरोधी तांबे के तारों को एक बेलनाकार नली के चारों ओर लपेट कर एक कुंडलीनुमा आकृति बना दी जाती है, तो जो बनने वाली कुंडलीनुमा आकृति है उसी को क्या कहा जाता है, परिनालिका कहा जाता है। यानी कि पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति अनेक फेरों वाली कुंडली क्या कहलाती है, परिनालिका कहलाती है। तो जब इस परिनालिका में जो तार लिपटे होते हैं उसके अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, उस स्थिति में क्या होता है कि जो परिनालिका होती है वो एक छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करने लगती है। और आपको पता है कि जो चुंबक होती है, चुंबक के हमेशा दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक होता है साउथ पोल होता है। ओके, तो जो इसके जो सिरे होते हैं वो चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की तरह व्यवहार करने लगते हैं, तथा परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो समान रूप से अपना कार्य प्रदर्शित करता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट अपन बात करें विद्युत चुंबक किसे कहते हैं। तो परिनालिका में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका उपयोग कर अगर नरम लोहे को चुंबक में परिवर्तित कर दिया जाता है तो इस प्रकार बना चुंबक क्या कहलाता है, विद्युत चुंबक कहलाता है। किसे कहेंगे विद्युत चुंबक, कि परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग कर नरम लोहे को चुंबक बनाने में किया जाता है, तो इस प्रकार बनी चुंबक को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक कहते हैं। और आपको पता होगा विद्युत चुंबक के उपयोगों की अपन बात करें तो जैसे विद्युत क्रेन होती है, विद्युत घंटी है, टेलीग्राम है, या चिकित्सा के क्षेत्र में, इन सब में किसका उपयोग किया जाता है, विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि आप डॉक्टर के पास अपनी आंख में कुछ पार्टिकल्स, किसी भी छोटे पार्टिकल्स गिर जाते हैं और निकल नहीं पाते, तो उसके लिए देखो आप वो एक चुंबक की तरह के किसी रोड का इस्तेमाल करता है, तो वो क्या होती है, वो विद्युत चुंबक होती है और उसकी वजह से वो क्या करते हैं, हमारी आंख में जो भी कचरा गिरता है उसको आसानी से निकाल देते हैं। या आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उनके अंतर्गत बड़े बड़े विद्युत क्रेन्स होती हैं, वो क्रेन्स उस लोहे के उस विद्युत चुंबक के माध्यम से जो कचरा होता है उसको उठा करके वो दूसरी जगह उसको डाल देती हैं। तो विद्युत चुंबक का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, विद्युत घंटी है, टेलीग्राम है, इसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में क्रेन्स आदि में उपयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो वो है चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। अब अपन बात करें कोई भी एक विद्युत धारावाही चालक है और उसके अंदर कैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसके बल कर उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में रखा विद्युत धारावाही चालक एक बल का अनुभव करता है जिसकी दिशा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा एवं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के ऊपर डिपेंड करती है। कहने का मतलब यह है कोई भी एक विद्युत धारावाही चालक है और उस चालक के अंतर्गत जब उसमें जो धारा प्रवाहित होगी, अपने को बताया जब धारा प्रवाहित होगी तो उसमें क्या होगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो उन दोनों की स्थिति किसके ऊपर डिपेंड करेगी, उस धारावाही चालक में जो बल का अनुभव होता है, उसमें जो एक बल लगता है उस बल के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो इससे पहले अपने पढ़ा कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या कहता है कि जो अंगूठा होता है वो हमेशा धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है, जबकि मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। जबकि बात करें अपन फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब बाएं हाथ के नियम की बात करें तो बाएं हाथ का नियम ये कहता है किसी धारावाही चालक पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल की दिशा हमेशा चुंबकीय क्षेत्र व धारा की दिशा की क्या होती है, हमेशा लंबवत होती है। ओके, कहने का मतलब ये कोई भी एक धारावाही चालक है और उसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके कारण लगने वाले जो बल की दिशा है वो हमेशा उसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा की हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है। और यही क्या होता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ओके, और ये जो नियम होता है वो हमेशा विभिन्न प्रकार की युक्तियों जैसे विद्युत मोटर है, डायनेमो है, स्पीकर्स होते हैं, माइक्रोफोन्स है, इसके अलावा विद्युत मापक यंत्र होते हैं, इन सब के अंतर्गत इनका उपयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो वो है विद्युत मोटर की बात करते हैं। तो देखो विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति होती है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करती है। आपने देखा होगा घरों में अपन पानी निकालने के नल से पानी निकाल के विद्युत मोटर का उपयोग करते हैं। तो विद्युत मोटर का उपयोग कब करने के लिए उसका करते हैं, जो इसको प्लग में लगाते हैं उसके देखा पंखा उसमें रोटेट गति करता है, तो जो इसको प्लग में लगा के जो ही ऑन करते हैं तो उसमें क्या होगी, विद्युत उत्पन्न होगी। अब विद्युत उत्पन्न होगी तो जो यंत्र उसमें लगा हुआ है वो पंखा क्या करेगा, रोटेट गति करेगा। तो विद्युत ऊर्जा से किस में कन्वर्ट हो गया, यांत्रिक ऊर्जा में। और वो युक्ति क्या कहलाती है, विद्युत मोटर कहलाती है, जिसका उपयोग अपन देखा होगा जैसे रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, अपने जो पंखे होते हैं उनमें विद्युत मिश्र को वॉशिंग मशीन्स, कंप्यूटर्स, MP3 प्लेयर्स या पानी के पंप आदि में इसका उपयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड,
तो आप अच्छे समझ पाए होंगे। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो वो है चुंबकीय प्रेरण के बारे में जान लेते हैं कि चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। तो किसी भी बंद चालक के परिपथ को या बंद कुंडली को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसमें क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। यानी कोई भी एक चालक के परिपथ को या किसी बंद कुंडली के परिपथ को अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जिससे क्या होता है कि उसे क्या होता है, प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। कहने का मतलब ये है, किसी भी परिपथ को, किसी बंद चालक में परिपथ को या फिर बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उसमें क्या होगा, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो वो जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है उसको प्रेरित विद्युत धारा कहा जाता है और इस घटना को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। ओके, तो सीधी सी डेफिनेशन क्या हो गई, किसी भी बंद चालक के परिपथ को या बंद कुंडली को अगर परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें उत्पन्न होने वाली विद्युत धारा क्या कहलाती है, प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है, तथा इसकी यही घटना क्या कहलाती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। ओके, जो इसमें जो उत्पन्न जो धारा का मान होता है वो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की दर के ऊपर डिपेंड करता है। किसके अंतर्गत, जो चालक के अंदर जिसमें परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र को रखते हैं तो उसमें जो धारा प्रवाहित होती है वो उसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में जो परिवर्तन की दर होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है। ओके, सामान्यतः अपन बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को गति कराकर प्रेरित धारा उत्पन्न की जाती है। ओके, तो जब कुंडली की गति की दिशा की अपन बात करते हैं कि जब कुंडली की गति की दिशा अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबत होती है तो उसमें जो प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी उसका मान हमेशा क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, अधिकतम मान होता है। ओके, तो जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबत होती है तब उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा क्या होती है, हमेशा अधिकतम होती है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो वो है विद्युत जनित्र। तो विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति होती है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का कार्य करती है, जो हमेशा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के ऊपर कार्य करती है। तो आपके सामने क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विद्युत जनित्र क्या है। तो क्या होता है विद्युत जनित्र, कि एक ऐसी युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करती है, विद्युत ऊर्जा के अंतर्गत कन्वर्ट करती है, और ये हमेशा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि उसके ऊपर हमेशा कार्य करती है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की बात करते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की एक ऐसी धारा जिसकी दिशा में मान हमेशा समय के साथ क्या होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, उसको क्या कहा जाता है, प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है। और इस प्रकार से उत्पन्न होने वाली धारा जनित्र को क्या कहा जाता है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहा जाता है। ओके, तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसी धारा जिसमें दिशा व मान समय के साथ परिवर्तित होते हैं उसे प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है। तब वह इस प्रकार की धारा उत्पन्न करने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं वो है दिष्ट धारा जनित्र। अब देखो प्रत्यावर्ती में तो क्या होता है, समय जो धारा और दिशा का मान होता है वो हमेशा क्या होता है, दिशा और समय का मान क्या होता है, हमेशा परिवर्तित होता रहता है। जबकि दिष्ट धारा में इसके जस्ट अपोजिट होता है कि इसमें धारा ऐसी धारा जिसका मान और दिशा क्या होता है, समान बने रहते हैं। कहने का मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होता है, वो हमेशा एक इक्वल स्टेज में बने रहते हैं, तो उसको दिष्ट धारा कहा जाता है। और इस प्रकार की धारा उत्पन्न करने वाले जनित्र को दिष्ट धारा जनित्र कहा जाता है। ओके, दिष्ट धारा जनित्र के उपयोग की बात करें तो दिष्ट धारा प्राप्त करने के लिए हमेशा विभक्त वलय के प्रकार के दिक् प्रवर्तक का उपयोग किया जाता है। ओके, इस प्रकार इस व्यवस्था में ब्रुश होता है वो सदैव चुंबकीय क्षेत्र के ऊपर की ओर गति करने वाली भुजा के संपर्क में रहता है, जबकि दूसरा ब्रुश होता है वो हमेशा सदैव नीचे की ओर गति करने वाली भुजा के संपर्क में बना रहता है। ओके, बात करें एसी यानी कि अल्टरनेटिव करंट की बात करें तो एसी को हमेशा सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा क्षय करने में प्रेरित किया जा सकता है। ओके, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। अब अपन बात करते हैं घरेलू परिपथ की, कि अपन घरों में जो विद्युत के लिए अपन जो सप्लाई करते हैं उसको अपन इसमें किस तरह से उसका उपयोग करते हैं, किस परिपथ का उपयोग करते हैं। तो आपने देखा होगा कि सामान्यतः अपन घरों में विद्युत परिपथ के लिए 2 तारों का उपयोग करते हैं। ठीक है, देखा होगा कि अपन घरों में जब विद्युत सप्लाई के जब अपन तार का प्रयोग करते हैं उसमें 2 तार होते हैं, एक तार होता है वो रेड कलर का होता है और एक होता है ब्लैक कलर का। ठीक है, साथ में उसमें एक तार होता है जो होता है में ग्रीन कलर का होता है। तो अब इसके बारे में जान लेते हैं कि घरों में परिपथ को अपन किस तरह से यूज करते हैं।
तो जिनमें जो एक तार होता है उसको तो अपन विद्युन्मय तार कहा जाता है, जिसको अपन फेस का तार कहते हैं। ओके, और दूसरा तार होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। तो इन दोनों के मध्य अगर 220 वोल्ट का विभवांतर होता है, कितने वोल्ट का विभवांतर होता है, 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। एक अन्य तार, तीसरा तार होता है जिसको अपन भू संपर्कित तार कहते हैं, यानी कि उसको धरती से कनेक्ट किया जाता है, भूमि से उसको कनेक्ट किया जाता है, जिस पर क्या होता है, हरे विद्युत का आवरण चढ़ा होता है। यह तार भूमि में गहराई तक दबी हुई धातु की प्लेट से संयोजित होता है। और ये जो तीसरा तार होता है जिसको भू संपर्कित तार कहा जाता है, वो हमेशा नीचे के लोहे की प्लेट के साथ में इसको कनेक्ट किया जाता है। तो ये क्या होता है कि भू संपर्क एक ऐसा सुरक्षित उपाय होता है जो यह सुनिश्चित करता है कि संधारित्र के तात्विक आवरण में यदि विद्युत धारा का कोई क्षरण हो जाता है तो उस धारित्र का उपयोग करने वाले व्यक्ति को गंभीर झटका ना लगे। अब उसका उपयोग अपन किस लिए करते हैं कि कई बार अपन देखो, मैं छोटी जैसे आपने देखा होगा कि जैसे पक्षी होते हैं, पक्षी एक तार के ऊपर दोनों अपने पैर पकड़ के बैठे रहते हैं, तो उनमें बिल्कुल भी करंट नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो जो तार होता है वो हमेशा क्या होता है, उदासीन न्यूट्रल तार होता है। ओके, अगर वो एक पैर उस पर दूसरे पर पकड़ ले तो उस समय हमें झटका लगने का डर रहता है। तो इसीलिए क्या कहता है, जो तीसरा तार होता है जिसके हरे रंग का आवरण चढ़ा होता है उसको भू संपर्कित किया जाता है, जिससे गंभीर झटका लगने से बचा जा सके। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप अच्छी समझ पाए होंगे। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट अपन जानते हैं स्नो का नियम, कि स्नो का नियम क्या होता है। ओके, तो स्नो का नियम यह कहता है कि यदि किसी चालक में धारा की दिशा दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर हो तो उसमें जो दिक् सूची होती है उसकी सुई हमेशा पश्चिम दिशा की ओर विक्षेपण होती है, यानी कि अपनी स्थिति को कहाँ प्रदर्शित करेगी, पश्चिम दिशा की ओर प्रदर्शित करती है। और यही नियम क्या कहलाता है, स्नो का नियम कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्नो का नियम किसे कहते हैं, तो किसे कहेंगे, किसी भी चालक में धारा की दिशा दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर हो तो उसमें जो दिक् सूची की सुई होती है वो हमेशा अपने आप को कहाँ प्रदर्शित करती है, उसका विक्षेपण कहाँ होगा, पश्चिम दिशा की ओर उसका विक्षेपण होता है। ओके फ्रेंड, अब जान लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट में सबसे पहले है कि घरों में जो पृथक परिपथ में पॉइंट होते हैं, जिनमें से एक 15 एम्पियर का व दूसरा कितने एम्पियर का होता है, 5 एम्पियर के लिए होता है। ओके, विद्युत परिपथों में लघु पतन या अधिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा में सबसे महत्वपूर्ण युक्ति क्या होती है, फ्यूज होती है। तो हमेशा आपने देखा होगा कि अपन घरों में विद्युत सप्लाई के दौरान अपन मीटर के पास में फ्यूज तार का इस्तेमाल करते हैं। तो उस विद्युत लघु पतन को रोकने के लिए, उस अधिभारण की समस्या को दूर करने के लिए हमेशा किसका उपयोग किया जाता है, फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। क्योंकि जो अगर अचानक से तेज बिजली आती है तो वो फ्यूज तक ही कनेक्ट होता है, वहाँ से जो अगर फ्यूज उड़ जाएगा तो विद्युत सप्लाई आगे की ओर बंद हो जाती है और हमारे घरों में जितने भी उपकरण होते हैं, जो फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, कूलर, पंखे, फ्री, ये सारे इनको क्षति होने से बचाया जा सकता है। और इसीलिए किसका उपयोग करते हैं, फ्यूज का उपयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप अच्छे समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? क्या वाकई में आपको लगता है कि आज का कंटेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है? आपके किसी फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी मददगार साबित हो सकता है। तो आपके जितने भी ज़्यादा सोशल मीडिया ग्रुप है उसमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब इससे इतना सा होगा, कहीं ना कहीं उनको अच्छा लगेगा, वो आपको थैंक्स कहेंगे और मेरा भी एक छोटा सा मोटिव है वो आप तक पहुँच पाएगा। तो दोस्तों, अगर आपकी कोई भी किसी भी क्वेश्चन या किसी भी के प्रति कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, वहाँ भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कंटेंट से, एक चैप्टर के साथ। तो आज के लिए इतना है फ्रेंड, धन्यवाद फ्रेंड्स। और इसके जितने भी नेक्स्ट पार्ट है उनको देखने के लिए आप या तो प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट अलग से बना सकती है, या एंड स्क्रीन या आई बटन पर क्लिक करके आप पीछे की वीडियो देख सकते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।